हेलो, वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। एक और नया वीडियो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के फील्ड में, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के रोड मैप के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। रोड मैप क्या होता है, सिलेबस, किसके बाद क्या पढ़ना चाहिए मोबाइल ऐप डेवलपर बनने के लिए, क्या आप एंड्रॉयड ऐप बनाना सीखना चाहते हो, क्या आपको iOS यानी कि एप्पल के फ़ोन के लिए ऐप बनाना सीखना है, तो किसके बाद आप क्या पढ़ोगे, कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। एक वेब डेवलपर को मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाहिए कि नहीं, क्या वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहिए या डायरेक्टली हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं, ऐसे तमाम कन्फ्यूजन के सवाल के आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, 100% आपको रिप्लाई जाएगा। क्या आपने 75 डेज हार्ड जावास्क्रिप्ट चैलेंज में पार्टिसिपेट किया? कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। शाम के 7 बजे हम अपने चैनल पे ही करते हैं, कंप्लीटली लाइव। पार्टिसिपेट कीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि स्टार्ट होने से पहले हम आपको उसका लिंक शेयर कर सके। कंप्लीटली फ्री है, तो अभी कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए जानते हैं मोबाइल ऐप डेवलपर आप कैसे बन सकते हो। मल्टीपल वेज है, सभी तरीकों को जानेंगे, फिर समझेंगे कि कौन आपके लिए सूटेबल है, किस फील्ड को चूज करना चाहिए, कौन सा रोड मैप चूज करना चाहिए जिससे जॉब की संभावना हो और लंबे समय तक आप आईटी इंडस्ट्री में सस्टेन कर सको। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मोबाइल ऐप डेवलपर बनने के लिए एक तरीका नहीं है, कई सारा तरीका है। सारा तरीका एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एकदम क्लियर कट मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, क्या डायरेक्टली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आपको सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? मेरा एक्सपीरियंस आपको नहीं सीखना चाहिए। क्यों, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप मेरे स्क्रीन पर देखो। जब आप पहली बार वेब डेवलपमेंट सीखते हो, यानी कि वेबसाइट बनाना आप सीखते हो ना, तो कुछ चीज़ों के साथ आप फैमिलियर होते चले जाते हो। आपको सच में पता चलता है कि विड्थ नाम के चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको सच में पता चलता है कि हाइट नाम की चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको सच में पता चलता है कि पैडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको सच में पता चलता है कि मार्जिन का क्या इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट के फील्ड में, आपको सच में पता चलता है कि एनिमेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। ये सब चीज़ जितना ईजिली आप वेब डेवलपमेंट में सीख सकते हो ना, उतना ईजिली तो आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में नहीं सीख पाओगे। 100% तय है। क्यों? मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करने के लिए हार्डवेयर स्ट्रांग चाहिए होता है। कम अमाउंट का पीसी आपके पास है ना, पॉसिबल ही नहीं कि आप अच्छी तरीके से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट उसमें सीख पाओगे, अपने एप्लीकेशन को रन ही नहीं कर पाओगे। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखने के लिए हैवी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, मजबूत हार्डवेयर। ठीक है, वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए नॉर्मल पीसी भी है तो उस पर स्टार्ट किया जा सकता है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होगा। हार्डवेयर वीक होगा तो मोबाइल ऐप्स जो आप बिल्ड करोगे ना, बार बार तो आप डेटा केबल लगा के अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके चेक करोगे नहीं कि कैसा मैंने बिल्ड किया है। आप चाहोगे कि मैं बिल्ड करूं और बगल में देखूं, बिल्ड करूं बगल में देखूं। तो ऐसा आपके कंप्यूटर पे तभी पॉसिबल होगा जब आपका कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो मजबूत होगा। ठीक है, तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट नहीं सीखना चाहिए। पता तो होना चाहिए कि डिज़ाइन नाम का चीज़ होता क्या है। किसी भी मोबाइल को आप बहुत देर तक उपयोग क्यों कर पाते हो? उसका डिज़ाइन बेहतर होता है, मन लगता है आपको उसको यूज़ करने में, सिर्फ उसके डिज़ाइन की वजह से। डिज़ाइन का समझ ही नहीं होगा तो डायरेक्टली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखने अगर आप जाओगे, काफ़ी समय लगेगा उसमें तैयार होने में और इंडस्ट्री में जॉब क्रैक करने में। ये परेशानी होती है जब भी डायरेक्टली आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट को सीखने की कोशिश करोगे। इसलिए आपको पहले सीखना चाहिए वेब डेवलपमेंट। और सुनिए, वेब डेवलपमेंट सीखते ही मोबाइल ऐप डेवलपमेंट नहीं सीखना चाहिए। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए स्ट्रांग मोटिव होगा ना बैकग्राउंड में, तो आप उसको सही से सीख पाओगे। डायरेक्टली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखेंगे, कोई स्ट्रांग मोटिव पीछे नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से आप किसी भी चीज़ को फुलफिल नहीं सीख सकते हो। कोई एक स्ट्रांग मोटिव होना चाहिए कि हाँ चलिए मैं सीखूंगा तो मुझे पैसा आएगा, ये एक स्ट्रांग मोटिव हो गया तो आप ढंग से उसको सीख पाओगे। तो एक एकदम प्रैक्टिकल तरीका बताऊं आपको मोबाइल ऐप डेवलपर बनने का। आप पहले वेब डेवलपर बन जाओ, वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद कहीं पे भी किसी भी कंपनी में जॉब क्रैक कर लो।
ठीक है, जॉब हो जाएगा और उसके बाद भविष्य में कंपनी स्विच करना है। मान लीजिए कंपनी, जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो, एक कंपनी को छोड़कर उस कंपनी में रिक्वायरमेंट है मोबाइल ऐप डेवलपर की, और आप देख रहे हो कि ये मोबाइल ऐप डेवलपर के लिए काफ़ी पैसा हमें देने को तैयार है, डेवलपर्स को काफ़ी पैसा देने को तैयार है। तो वैसे सिचुएशन में आप अपने आप को वेब डेवलपमेंट से स्विच करोगे, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में लाओगे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ऐसे पढ़ेंगे ना मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तब आपको फ़ायदा होगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग मोटिव है ना कि अगर मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीख लेता हूँ तो मैं किसी कंपनी को अप्रोच कर पाऊंगा ताकि वेब डेवलपमेंट से ज़्यादा सैलरी मुझे मिल सके। एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल तरीका है आईटी के फील्ड में, सॉफ्टवेयर कोडिंग के फील्ड में आगे बढ़ने का। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल तरीका था। अब अगर आप सिर्फ इसलिए इस वीडियो पे आए हो कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए क्या क्या सीखना चाहिए, तो थोड़ा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए, रोड मैप के बारे में सच में एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि किसके बाद क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, मोबाइल ऐप डेवलपर बनने के लिए एक तरीका नहीं है, कई सारा तरीका है। अब सभी तरीकों को मैं एक्सप्लेन करूँगा और फिर हम जानेंगे कि आपको किसको चूज करना चाहिए। R1 यानी कि रोड मैप फर्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फ्लूटर, ये पहला तरीका है। ये फ्लूटर वो टेक्नोलॉजी है जिसमें आप मोबाइल के ऐप्स को बिल्ड करना सीखोगे। गूगल का बिल्ड किया हुआ है जनरली। तो नोटिस कीजिए, आपको फ्लूटर तक पहुंचने के लिए वेब डेवलपमेंट वाले फेज से गुजरना पड़ा। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कहाँ सीखते हैं? वेब डेवलपमेंट में। तो अगर आप वेब डेवलपर हो और चाहते हो कि जल्दी आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, iOS ऐप डेवलपमेंट के फील्ड में जाओ, तो जहाँ पे भी आप वेब डेवलपमेंट में हो, जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप फ्लूटर सीखोगे, आप मोबाइल ऐप डेवलपर बन जाओगे। हर प्रकार के मोबाइल ऐप्स को बिल्ड करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, ये पहला रोड मैप हो गया। सेकेंड रोड मैप सेकेंड, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। वीडियो को लाइक वैसे कर दीजिएगा। रिएक्ट JS और पांचवा रिएक्ट नेटिव। इसमें भी देखिए, वेब डेवलपमेंट वाले फेज से आपने गुजरा। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, मतलब आप वेब डेवलपर हो और जल्दी आपको मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है, तो आप रिएक्ट JS सीखो, उसके बाद रिएक्ट नेटिव सीखो, तो आप मोबाइल ऐप डेवलपर बन जाओगे। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ गई। यहाँ दो टेक्नोलॉजी सीखना पड़ रहा है आपको जावास्क्रिप्ट के बाद, और यहाँ एक ही टेक्नोलॉजी सीखना पड़ रहा है। ये जो टेक्नोलॉजी है ना फ्लूटर, इसको बिल्ड किया है गूगल ने, और ये जो टेक्नोलॉजी है ना रिएक्ट, इसको बिल्ड किया है फेसबुक ने। समझे? तो ये दोनों टेक्नोलॉजी एलिजिबल है, मतलब रिएक्ट नेटिव की बात कर रहा हूँ। आप रिएक्ट नेटिव सीखो या फ्लूटर सीखो, हर प्रकार के मोबाइल ऐप्स को बिल्ड करने के लिए एलिजिबल है। और हाँ, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म बिल्ड करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है iOS के लिए भी बिल्ड करके देगा आपको, यानी कि एप्पल के फ़ोन के लिए भी आप ऐप्स बिल्ड करना सीख जाओगे अगर आप रोड मैप 2 को सीखते हो या रोड मैप 1 को सीखते हो तो, और साथ ही साथ एंड्रॉयड के भी ऐप्स को बिल्ड करना आप सीख जाओगे। समझे? अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों में से कौन सा सीखना चाहिए आपको, कंपनी किसको पहले उठाती है, थोड़ा इसको जान लेते हैं। रोड मैप 2 वाले डेवलपर को पहले उठाती है या रोड मैप 1 वाले डेवलपर को पहले उठाती है कंपनीज? देखिए, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रोड मैप 2 वाले डेवलपर्स को कंपनी पहले उठाती है। क्यों? क्योंकि नोटिस कीजिए, आज के समय में वेबसाइट डेवलपमेंट के फील्ड में रिएक्ट JS जो है ना, वो काफ़ी ट्रेंड करता है, बहुत ट्रेंड करता है। तो अगर आपको फुल फीचर्ड एक वेबसाइट ढंग का यूजर इंटरफेस डिज़ाइन करना है ना, तो जावास्क्रिप्ट के बाद आपको रिएक्ट JS सीखना ही होगा आज के समय में इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स क्रैक करने के लिए। तो अगर कोई डेवलपर को किसी कंपनी ने रिएक्ट JS के लॉजिक पे उठाया है, मतलब किसी डेवलपर को हायर किया गया है किसी कंपनी के द्वारा कि वो रिएक्ट JS जानता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि भविष्य में उस कंपनी के पास वेबसाइट के अलावा, ध्यान से इस बात को समझिएगा, मैक्सिमम चांसेस है कि उस कंपनी के पास भविष्य में वेबसाइट के अलावा
मोबाइल ऐप बिल्ड करने से रिलेटेड प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होंगी ना, तो वो आप ही से काम करवा लेगा, क्योंकि रिएक्ट नेटिव डेवलपर वो बनता है जिसको रिएक्ट जेएस आती हो। तो होगा क्या, एक कंपनी आपको वेब डेवलपर के तौर पे हायर करेगी, वो ये देखेगी आप में कि आपको रिएक्ट जेएस आता है कि नहीं, और उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा कि भविष्य में अगर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मेरे पास आएगा ना, तो मैं इसी डेवलपर से बिल्ड करवा लूँगा। भले ही आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट नहीं आता है, लेकिन रिएक्ट जेएस तो आता है ना। रिएक्ट जेएस के बाद ही हम रिएक्ट नेटिव सीखते हैं। रिएक्ट जेएस का ही कोड क्वालिटी हम रिएक्ट नेटिव में हैंडल करते हैं। जैसे रिएक्ट जेएस में कोड करते हैं ना, वैसे ही हम रिएक्ट नेटिव में कोड करते हैं। अंतर ये है कि रिएक्ट जेएस इस्तेमाल होता है वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, यूजर इंटरफेस के लिए, और रिएक्ट नेटिव इस्तेमाल होता है मोबाइल ऐप्स को बिल्ड करने के लिए। तो कंपनी को फ़ायदा हो गया ना, कंपनी ने आपको उठाया वेब डेवलपर के तौर पे कि आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस आती है, और भविष्य में वो जानता है कि इसको रिएक्ट जेएस आता है तो ये रिएक्ट नेटिव भी सीख लेगा आसानी से। तो कंपनी को डबल प्रॉफिट होता है अगर वो रोड मैप 2 वाले डेवलपर को उठाएगा। उससे वो वेबसाइट का भी काम करवा पाएगा, और उससे वो मोबाइल ऐप डेवलपर का भी काम करवा पाएगा। तो देखिए, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो रोड मैप 2 बेहतर ऑप्शन है अगर कोई वेब डेवलपर मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाहता है तो। ठीक है, तो इस रोड मैप 1 को आप स्किप कर दो, रोड मैप 2 को आप फॉलो कर सकते हो कि अभी के समय में आपको मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है ना, तो रोड मैप 2 को आप फॉलो कर लो। तो इसमें आप सिर्फ मोबाइल ऐप डेवलपर ही नहीं बन जाएंगे, इसमें तो आप वेब डेवलपर बनोगे ही, इसके साथ साथ आप बनोगे मोबाइल ऐप डेवलपर, और एकदम क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपर बनोगे। एक ही कोड से एंड्रॉयड के लिए भी आप बिल्ड कर पाओगे, और एक ही कोड से आप iOS के लिए भी बिल्ड कर पाओगे। तो ये वेब डेवलपर के लिए रोड मैप था। इन दोनों में से आपको क्या चूज करना चाहिए? रोड मैप 2। तो ये उनके लिए था जो सिर्फ रोड मैप का वीडियो देखने आए थे। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो पहले वेब डेवलपमेंट सीखना, उसके बाद आप जाना एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट या जो भी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे जाना होगा। ठीक है, अब चलिए रोड मैप 3 की बात करते हैं। रोड मैप 3 और रोड मैप 4, जावा और कोटलिन। एक और रोड मैप जान लीजिए, रोड मैप 5 स्विफ्ट। अगर आप स्विफ्ट सीखोगे तो सिर्फ आप iOS का ऐप बना पाओगे। रिएक्ट में वैसा नहीं होता था। रोड मैप 2 जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था रिएक्ट नेटिव वाले में, उसमें वैसा नहीं होता था। आप रिएक्ट नेटिव सीखोगे ना, या फ्लूटर सीखोगे, तो आप एंड्रॉयड का भी बना पाओगे, iOS का भी बना पाओगे। लेकिन यहाँ देखिए, अगर आप रोड मैप 5 को चूज करते हो ना, तो सिर्फ iOS का ऐप बनाना आप सीखोगे। रोड मैप 4 को चूज करोगे तो सिर्फ एंड्रॉयड का ऐप बनाना आप सीखोगे। रोड मैप 3 को आप चूज करोगे तो इसमें भी सिर्फ एंड्रॉयड के ऐप को बनाना आप सीखोगे। तो कंपनी अभी मोस्टली रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स को उठाती है, क्योंकि एक ही डेवलपर से वो मल्टीपल काम करवा लेती है, वेबसाइट भी बनवा लेती है। जो रिएक्ट नेटिव जानेगा जनरली वो रिएक्ट जेएस जानता ही होगा, तो उसी डेवलपर से कंपनी वेबसाइट का भी काम करवाएगा और एंड्रॉयड और iOS का भी ऐप्स बिल्ड करवा लेगा। कंपनी को वैसे एम्प्लॉय से प्रॉफिट होता है ना, जो अकेला 1-2 आदमी का काम करके दे, 2-4 आदमी का काम करके दे। तो एक ही डेवलपर अगर वेबसाइट का भी काम कर रहा है, मोबाइल ऐप्स का भी काम कर रहा है, क्या होगा? कंपनी का कॉस्ट बचेगा ना, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैक्सिमम चांसेज होता है अभी 60% से ज़्यादा कंपनीज अगर मोबाइल ऐप डेवलपर को उठाएगी ना, तो वो देखेगी उसमें कि उसको रिएक्ट जेएस आता है कि नहीं। याद रखिएगा अभी के समय में, क्योंकि वो उससे दोनों काम करवा लेगा। समझे? अब आता है जावा, कोटलिन और स्विफ्ट। इसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मोबाइल ऐप डेवलपर के लिए जावा डेवलपर, कोटलिन डेवलपर या स्विफ्ट डेवलपर की हायरिंग नहीं होती है, नो प्रॉब्लम। बड़ी कंपनीज जनरली हायरिंग करती है जावा, कोटलिन और स्विफ्ट डेवलपर्स को। लेकिन ये किन को सीखना चाहिए, थोड़ा इसको जानते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट बैकग्राउंड से नहीं आते हो, आपने कभी भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं सीखा है, फिर भी आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाने की इच्छा है, तो आप रोड मैप 3 को चूज कर लेना। इसमें जावा तो डायरेक्टली आप सीखोगे नहीं, पहले तो आप सीखोगे C++, उसके बाद जावा। और जावा में कोडिंग अलग अलग प्रकार से होती है। डेस्कटॉप ऐप बिल्ड करने के लिए कोडिंग अलग तरीके से करते हैं, एंड्रॉयड ऐप बिल्ड करने के लिए कोडिंग अलग तरीके से करते हैं, नॉर्मल टर्मिनल बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए कोडिंग अलग तरीके से करते हैं। तो अगर आप C++ सीखने के बाद जावा सीखने वाले हो ना, तो मेक श्योर कि आप पहले जावा का बेसिक सीख लो,
जो नॉर्मल बेसिक होता है, वेरिएबल, कंडीशंस, लूप, फंक्शंस, ये सब। उसके बाद आप जावा का एंड्रॉयड वाला कोड पैटर्न सीखोगे, क्योंकि जावा में कोड पैटर्न डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए अलग होता है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए अलग होता है। ठीक है, तो ये रोड मैप बड़ा ही शॉर्ट है कि पहले सी सीखा, फिर C++ सीखा, फिर जावा सीखा, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बन गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप सिर्फ वैसे ही कंपनी टारगेट कर पाओगे जो कंपनी सिर्फ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट पे काम करती होंगी, है ना। कोटलिन की बात की जाए तो याद रखिए, कोटलिन जो है ना वो मच मोर फैमिलियर है जावा से। तो डायरेक्टली आपको कोटलिन नहीं सीखना चाहिए, आपको C++ जावा सीखने के बाद कोटलिन पे जाना चाहिए। अब आप कहोगे कि जावा तो सीख ही लिए तो फिर कोटलिन पे क्या ज़रूरत है, क्योंकि जावा में तो एंड्रॉयड ऐप्स बिल्ड करना आप जान ही जाओगे। उसका एक कारण है, एक कंपनी में जब आप जॉब करोगे ना, तो मान लीजिए एज अ जावा एंड्रॉयड ऐप डेवलपर आपने उसको ज्वाइन किया, भविष्य में उसके पास कोई बना हुआ प्रोजेक्ट आ जाता है कोटलिन लैंग्वेज में, तो कौन काम करेगा उसके लिए? कंपनीज तो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर नहीं करेगी, आप ही से काम करवाएगी। तो कोटलिन सीखना है, कोटलिन सीखना है, लेकिन जावा में एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनने के बाद कोटलिन सीखना है। अगर मैं आपसे आपको ऐसा सजेशन दूं कि आज के समय में आपको कोई अपना खुद का बिजनेस हैंडल करने के लिए एंड्रॉयड ऐप बिल्ड करना सीखना है, और आप वेब डेवलपमेंट बैकग्राउंड से नहीं आते हो, अगर आप वेब डेवलपमेंट बैकग्राउंड से आएंगे तो रोड मैप 2 को चूज करेंगे। अगर आप नहीं आते हो वेब डेवलपमेंट बैकग्राउंड से तो बस सीधे बिना सोचे समझे रोड मैप 3 को चूज कर लेंगे। C सीखेंगे, C++ सीखेंगे, जावा सीखेंगे, अपने बिजनेस के लिए जो भी एंड्रॉयड ऐप बनाना है बना लीजिएगा। लेकिन वही प्रॉब्लम है, एंड्रॉयड के लिए जावा सीखना होगा, रोड मैप 3 को फॉलो करना होगा, और वो एप्लीकेशन चल गया तो भविष्य में फिर से आपको स्विफ्ट सीखना होगा ताकि आप iOS के लिए ऐप बना सको। रोड मैप 2 अगर फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आपको अलग अलग नहीं सीखना पड़ेगा, एंड्रॉयड के लिए अलग और iOS के लिए अलग अलग नहीं सीखना पड़ेगा। लेकिन रोड मैप 2 फॉलो करने के लिए आपको वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए, ये सोच लीजिए पहले। HTML CSS जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। बात समझ में आया? तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है जो रोड मैप 2 मैंने आपको बताया है। ये रोड मैप 3, 4, 5 उनके लिए है जिनका कोडिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था वेब डेवलपमेंट से, उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया, उनका इंटरेस्ट है कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना हम सीखें, तो वो पहले C सीखेंगे, C++ सीखेंगे, जावा सीखेंगे, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बन जाएंगे। हाँ, भविष्य में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको iOS भी सीखना है, तो आप तो वेब डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हो नहीं, तो फिर आप स्विफ्ट सीख लोगे तो आप iOS डेवलपर बन जाओगे। तो पहले स्विफ्ट सीखने के लिए ना C ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज आपको आना चाहिए था। C ऑब्जेक्टिव एक अलग लैंग्वेज है, लेकिन अभी स्विफ्ट सीखने के लिए आपको C ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली स्विफ्ट सीखा जा सकता है। डिपेंड करता है आप किन से पढ़ रहे हो, पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं किसी टीचर से तो टीचर के लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो कितना ईजी होगा आपके लिए। टीचर क्यों पसंद आते हैं? उनकी भाषा आपको समझ में आ गया तो आप कहते हो अच्छा पढ़ाते हैं सर, समझे? तो वो टीचर के लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि वो कितना ईजी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं आपको समझाने के लिए। तो स्विफ्ट सीखने के लिए रिकमेंडेड होता है कि C ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, लेकिन आज के समय में स्विफ्ट इतना मॉडिफाइड हो चुका है कि iOS बिल्ड करने के लिए आपको C ऑब्जेक्टिव सीखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सीखा जा सकता है। लेकिन आपका कोडिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, कोडिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। पहले से लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C, C++ कोई भी आएगा चलेगा, समझे? तो ऐसा नहीं है कि हम शुरुआत में ही हमको कोई ऐप्स बनाने नहीं आता है और हम सोच लेंगे कि हमको iOS का ऐप बनाना है। याद रखिए, सबसे ज़्यादा हायरिंग एंड्रॉयड ऐप डेवलपर की होती है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसके बाद होती है iOS डेवलपर की हायरिंग। iOS डेवलपर की हायरिंग होती है अभी के समय में, जितने डेवलपर्स हैं इंडिया में बहुत कम ही है, मोबाइल ऐप डेवलपर में से बहुत कम ही मोबाइल ऐप डेवलपर हैं जो iOS ऐप डेवलपर हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ। इसलिए कॉम्पिटिशन कम होता है, iOS डेवलपर में हायरिंग बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि बहुत कम है इंडिया के अंदर iOS डेवलपर्स। क्योंकि आप जानते हो इंडियन मार्केट में एंड्रॉयड का मार्केट ज़्यादा है, ऑलमोस्ट ज़्यादा है, इसलिए एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनना आपके लिए बेहतर ऑप्शन होता है iOS के मुकाबले। आप अपने आप को फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हो तब आप बनो iOS डेवलपर, लेकिन ये सारा झंझट आपका ख़त्म हो जाता अगर आप वेब डेवलपमेंट बैकग्राउंड से आते तो। आपको ना स्विफ्ट के लिए अलग, ना iOS के लिए अलग सोचना पड़ता, ना एंड्रॉयड के लिए अलग सोचना पड़ता। वेब बैकग्राउंड से आते, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जानते आप तो आप React.js सीखते, React नेटिव सीखते, बात खत्म। आपको एंड्रॉयड का भी ऐप बनाने आ जाता और iOS का भी ऐप बनाने आ जाता। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लगता है मेरी बातें आपको ढंग से समझ में आई होंगी, अगर पूरा आपने देखा होगा तो
शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए अगला किस टॉपिक पे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, कोडिंग, टेक्नोलॉजी, किस पे आप वीडियो चाहते हो कमेंट करके हमें बताइए। डेफिनेटली उसका वीडियोज आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, ये वीडियो आप देख रहे हो और हमारा सब्सक्राइबर 2000 हो चुका है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए शुक्रिया।